डिकोलोनाइजेशन इन एशिया एंड अफ्रीका पढ़ेंगे। जैसे 1947 इज आल्सो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड, इट्स अ पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर। तो डिकोलोनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, इंडिया, बर्मा एंड बांग्लादेश इज आल्सो द पार्ट ऑफ डिकोलोनाइजेशन इन एशिया। ठीक है, तो आगे हम इस पीरियड को पूरे को देखते हैं। तो अगर if you are facing network issue, don't worry, I will share regarding to that specific candidate। ठीक है, अगर आपको भी दिक्कत हो कभी भी तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। द पर्पस इज that you must learn about the subject। why did European states colonize Africa and Asia? डीकोलोनाइजेशन की बात तब होगी ना जब कोलोनाइजेशन होगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन्होंने आखिर कोलोनाइजेशन की क्यों की। इनके अंदर ये जो है मतलब लस्ट फॉर पावर, रियलिज्म जब पढ़ेंगे या जिन्होंने पार्ट 1 में देखा हो तो उनको पता होना चाहिए कि लस्ट फॉर पावर जो होती है वो क्यों होती है। तो वही लस्ट फॉर पावर, ठीक है, वांट फॉर एक्सपेंशनरी टेंडेंसीज, वही चीजें यहाँ पे आती हैं। अगर हम देखें कि मिड 19 एंड लेट 19 सेंचुरी का जो पीरियड है, ठीक है, मतलब 1850s प्लस, ड्यूरिंग द डिकेड्स ऑफ इंपीरियलिज्म the industrializing powers of Europe viewed African and Asian continents as, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई थी तो इनको ये था कि ये रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, यहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, यहाँ से लेबर फोर्स आएगी, बॉन्डेज लेबर, स्लेवरी, और ज्यादा से ज्यादा हम टेरिटरी हासिल करेंगे, वहां से रॉ मटेरियल मिलेगा, हमें लेबर फोर्स मिलेगी फ्री में, और वहां पे हम क्या करेंगे, अपनी अच्छे तरीके से अपने मेन लैंड जो कंट्री होगा उसको सपोर्ट करते रहेंगे। जैसे यहाँ से पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट इंडिया से ये क्या करते थे, रॉ मटेरियल सेंड करते थे ये ब्रिटेन अपने मुल्क में। ठीक है, उसके बाद अगर हम थोड़ा इसको अर्ली पीरियड में देखें, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, तो अगर आप देखें तो इन्होंने एशिया को कोलोनाइज करना 16th सेंचुरी के अर्ली में किया था। जैसे यहाँ पे 1608 में इंडिया में आई, ठीक है, सूरत में वगैरह, इस पीरियड में यहाँ ये जो श्रीलंका जिसको उस वक्त सेलून एंड मलाक्का मलेशिया वाला जो वो है एरिया है, उस पे कब्जे कर पुर्तगीज ने शुरू किए। ठीक है, पुर्तगाज ने मलाक्का में जो परमानेंट बेसिस थे वो तो 1511 में बनाए, अर्ली, ठीक है, 16th सेंचुरी। 1565 में स्पेन जो है उसने भी कोलोनाइजेशन ऑफ ये जो फिलिपीन के आइलैंड है, जहाँ पे फिलिपीन है, तो वो बनाने शुरू की। ठीक है, तो इन्होंने बाकायदे अपने ट्रेड के लिए भी एक लॉन्ग सी रूट बनाया हुआ था वाया मैक्सिको टू स्पेन। मैं आपको दिखाऊं, ये फॉर एग्जांपल इनकी जो है ये फिलिपीन है, ठीक है, यहाँ पे, अब यहाँ पे ये स्पेन है, सिवाय ये स्पेन में है, ठीक है, ये यूरोप है, यहाँ से जिब्राल्टर है। अब देखें कि इन्होंने बाकायदगी से ये यहाँ से आते हैं, पैसिफिक क्रॉस करते हैं, यहाँ से वाया मेक्सिको, यहाँ से ये इस एरिया से गुजर के कैरिबियन वाली, यहाँ से एटलांटिक ओशन को गुजरते ही इन्होंने अपने सी रूट्स बनाए हुए थे। ठीक है, डायरेक्ट, ना इनको नीचे से जाना पड़ा था। तो 17th सेंचुरी में, ये तो हो गई 16th सेंचुरी की बात। अब थोड़ा 17th सेंचुरी में देखें तो इनकी जो स्क्रैम्बलिंग फॉर कोलोनाइजेशन, जैसे क्रॉलिंग होती है उनके लिए दौड़ना, ठीक है, अगर हम देखें तो डिक्लाइन ऑफ स्पेन एंड पुर्तगीज की तो डिक्लाइन हुई, उसकी जगह से नीदरलैंड, फ्रांस एंड इंग्लैंड आने लगे आगे आगे। जैसे ही पुर्तगीज का जो इन्फ्लुएंस खत्म होता गया, ठीक है, पुर्तगीज इंडिया में, इंडिया का जो अगर गोवा वाला इलाका और दूसरे कुछ टेरिटरीज देखेंगे तो इनके पास 1961 तक थे। पाकिस्तान और इंडिया ने आजादी 1947 में ली हुई है। तो मकाओ, ईस्ट तैमूर का जो इशू था वो तैमूर वाला इलाका इनके पास था, ये इंडोनेशिया के करीब है। तो डच आल्सो हैड ट्रेड लिंक्स विद सियाम, ठीक है, सियाम किसको कहते हैं हम, थाईलैंड, जापान, चाइना एंड बांग्लादेश। अब डच कौन से हैं, नीदरलैंड वाले।
ठीक है। ये सारी बात अगर आप देखें तो ये किस चीज पे, ट्रेड रूट्स बनाने पे, रॉ मटेरियल, लेबर फोर्स का जगह। अब ये फिलीपीन की जो ये टेरिटरी मकाओ वाली थी, कहाँ पे थी, ये चाइना के करीब थी, ठीक है, ये यहाँ पे हांगकांग। और उसके बाद ये जो इसकी इंडिया में टेरिटरीज थी, आप देखें ये गोवा वाला, गोवा बिल्कुल मशहूर है, आप फिल्म्स में देखते हैं, ठीक है। ये दामन और इनका दीव वाला इलाका है, ये भी इंडियन टेरिटरीज में, अब तो ये इंडिया का हिस्सा है, ये उस वक्त पुर्तगीज का हिस्सा था। और ये ईस्ट तैमूर वाला जो अगर आप देखें तो यहाँ पे झगड़ा हुआ था, ठीक है, ये बल्कि पूरा तैमूर इनके पास पुर्तगीज की ये कॉलोनी थी, ठीक है। 19th सेंचुरी में अगर हम देखें तो ब्रिटिश हैड competed with Portuguese, Spanish and Dutch for their interest in Asia since early 17th century। देखिए ना, जैसे इंडिया में आने लगी मिड 19th सेंचुरी में, इन्होंने तकरीबन इंडिया पे, मोस्ट ऑफ द इंडिया पे क्या करना शुरू किया, कंट्रोल करना शुरू किया। उसमें बर्मा, यहाँ पे करीब में श्रीलंका, और थोड़ा दूर जाए तो मलेशिया एंड सिंगापुर भी इनके पास आ जाता है। फ्रेंच ने क्या किया, वियतनाम, लाओस एंड कैम्बोडिया को कंट्रोल में करना स्टार्ट किया। और जापान ने भी इनको देखे देखे, इन्होंने भी ताइवान और इन बाकी इलाकों पे, कोरिया पे कब्जा शुरू किया। 1931 में मंचूरिया पे, 1937 में फुल मेनलैंड चाइना पे इन्होंने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप देखें तो इस कलर में जितनी भी चीजें हैं, कॉलोनीज हैं, एरियाज हैं, यहाँ पे फ्रेंच का कंट्रोल, यहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल, ये 1945 का है, यहाँ पे डच का कंट्रोल, ये बेल्जियम का कंट्रोल, ये बिल्कुल कोलोनाइजर से आप देखिए। तो ये जापानीज का यहाँ कोरिया वाला इलाका, और ये ताइवान वाला इलाका, ठीक। और ये अमेरिका का ये जो इलाके थे पैसिफिक ओशन में जो आइलैंड्स थे, ठीक है। तो ये सारी आप देखेंगे तो आपको पूरे इलाकों पे इनके कब्जे लगते हैं, ठीक है। ये ब्रिटिश का कब्जा है, पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया हो गया, ये नीचे जो है बर्मा, ये बांग्लादेश वगैरह ये आ जाते हैं, ये देखें श्रीलंका, बाकी इधर देखें ये लिबिया, सूडान, इनके सारे ये देखें ना, ये नाइजीरिया, ये गाना, ठीक है, सारा लियोन, ये इन जगहों पे इनके कब्जे थे, ठीक है। 1880 का मैप देखें, और यहाँ पे आप देखें कि 1913 में, ये अगर आपको ये नजर आता हो कि यूनाइटेड स्टेट्स का, फ्रांस का, पुर्तगाल का, स्पेन और बाकी तमाम ये जो कॉलोनाइजर्स थे, इनके पूरी दुनिया पे आप देखें, और स्पेशली ये जो अफ्रीका का मैप है, इस पे देखेंगे इन्होंने कैसे कॉलोनीज बनाई हुई है, ठीक है, पूरा कब्जा किया हुआ है। तो आगे देखें कि 1870 में only 10% of Africa was under formal control of the European countries, ठीक है। और 1914 में तकरीबन 90% पे कब्जा था। अब कब्जा क्यों था, वही पहली बात के रॉ मटेरियल वहां से आता था, और लेबर फोर्स अफ्रीकन जो अभी भी अमेरिकन कंट्री, अमेरिका में है अफ्रीकन अमेरिकन, जिनको हम नेग्रोस कहते हैं, हबशी कहते हैं, तो वो तो लेबर फोर्स की वजह से गए थे ना, ठीक है, कोई सिटीजन बना के तो नहीं लेके गए थे। इथोपिया, जिस उस वक्त उसको अबिस्निया कहते थे, और लिबेरिया रिमेन इंडिपेंडेंट रोल, ये दो कंट्री सिर्फ इंडिपेंडेंट रहे, बाकी तमाम यूरोप पे कब्जा हो चुका था, ठीक है। अब ये तो पूरी ओवरऑल जो ऊपर वाली सिचुएशन थी, हमारी टॉपिक से पहले वाली बात थी। अब आती है डीकोलोनाइजेशन, जो असली हमारा टॉपिक है, ठीक है। अब डीकोलोनाइजेशन को स्टडी करने से पहले हमें थोड़ा तो देखना होगा ना कि कोलोनाइजेशन थी क्या और कैसे थी, उसका पर्पस क्या था। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ के डीकोलोनाइजेशन ऑफ एशिया वाज द ग्रेजुअल, ठीक है, ग्रोथ ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स इन एशिया, ठीक है। तो डीकोलोनाइजेशन इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट्स थी उसका आउटकम था, ठीक है। अगर देखें तो नंबर ऑफ इवेंट्स थे that contributed towards the decolonization, and Second World War and before Second World War, World War I, both incidents, ठीक है, were the catalyst for decolonization, क्योंकि इन्होंने वीकन किया था मेनलैंड कंट्रीज को, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशंस को, क्योंकि फिर उनके लिए हैंडल करना कॉलोनीज को बड़ा मुश्किल हो गया था। इमीडिएट अगर हम काज देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 है, ठीक है।
ये टर्निंग पॉइंट थी फॉर यूरोपियन कॉलोनीज इन अफ्रीका एंड एशिया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में जितने भी कंट्रीज झगड़ा कर रहे थे वो तो थे ही यूरोपियन कंट्रीज। वो एक दूसरे को तबाह करते करते इतने मतलब वीक हो गए थे, तो इनके लिए बाकी एरियाज को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया था। ठीक है, अगर हम देखें तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर मैंने आपको दिखाया था कि 2 न्यूक्लियर वेपन, 2 एटॉमिक बम गिराए गए थे जापान पे। तो अब जापान के लिए तो बिल्कुल मुश्किल हो गया था, और जापान उससे पहले बाकी यूरोपियन पावर्स को एशिया से जो है धकेल रहा था। तो ये जो वार थी इसने बहुत फायदा दिया। ठीक है, और जापानीज का जो सरेंडर था, तो उसके बाद अगर आप देखें तो जापानीज का तो प्रेशर खत्म हो गया। ठीक, इतना प्रेशर था कि ये था कि ब्रिटिश इंडिया पे भी वो आके करीब आ रहे हैं। तो उसके बाद लोकल जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी उन्होंने स्पीड अप करना शुरू कर दिया। ठीक है, लोगों ने अपने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इज एक्चुअली राइट ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस का वो राइट है कि वो डिमांड करने लगे। ठीक है, अगर जिसका इंटरनेशनल लॉ होगा तो वो सेल्फ डिटर्मिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, जो आईआर में जरूरी नहीं है। अब देखें कि दूसरा फैक्टर कौन सा है, एटलांटिक चार्टर, प्रिंसिपल ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। एटलांटिक चार्टर साइन किया गया था 14 अगस्त 1941 को। उसने ये सेट किया कि ये अमेरिकन एंड ब्रिटिश गोल के पोस्ट वर्ल्ड वार टू जो हमारी सिचुएशन होगी ग्लोबल पॉलिटिक्स की, ग्लोबल वर्ल्ड की। ठीक है, तो उसका सिनारियो क्या होगा, ग्लोबल सिनारियो क्या रहा। तो उसमें यह किया गया था कि इस चार्टर में कि कोई भी किसी की जमीन पे कब्जा कर नहीं करेगा। अब फिजिकली जो कॉलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट होगा वो डेड हो चुका इसके बाद। ठीक है, और नो टेरिटोरियल चेंजेस मेड अगेंस्ट द विशेस ऑफ पीपल। अब ये है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि आप उस पर कब्जा करें और कॉलोनी बनाए, नहीं, और उसकी अपनी टेरिटरी इधर उधर करें। नो, ओनली द विश ऑफ पीपल, ठीक, कैन चेंज द बाउंड्रीज ऑफ द नेशंस, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं होगा। तो बिल्कुल ये जो फिजिकल वायलेंस का कॉन्सेप्ट था इसको खत्म किया, और जिनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट नहीं मिल रहा था उनको प्रोवाइड किया गया। ठीक है, और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करने के लिए और ग्लोबल कोऑपरेशन, ताकि इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस बेहतर करें। अब इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस पे इसीलिए फोकस था, वर्ल्ड वार 2 में आपको पता है कि बिल्कुल खोखले बन गए थे ये कंट्रीज, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक सूरत हाल बिल्कुल तबाहकुन हो चुकी थी। और उसके अलावा फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड वांट, फ्रीडम ऑफ द सीज, इसमें किया गया कि ये जो सीज का कॉन्सेप्ट है ये ओपन है सबके लिए, हाई सीज, और इसमें टेरिटोरियल वाटर्स का एक कॉन्सेप्ट रखा गया, उसको नहीं छेड़ते, बाकी सीज ओपन फॉर ऑल हो गए। ठीक है, और यूज ऑफ फोर्स नहीं होगा अगेंस्ट एनी स्टेट। जैसे विक्टिम एग्रेसर का लीग ऑफ नेशन में किया था, इसी तरह यूनाइटेड नेशंस बनाएगी, वहां पे भी इसका तयन किया गया। और जो एग्रेसर कंट्रीज हैं उनकी डिसआर्मामेंट की जाएगी, जैसे जर्मनी पे कंट्रोल किया गया, जापान पे किया गया, और बाकी और कंट्रीज पे भी ये किया गया। उसके अलावा अगर हम देखें तो कोल्ड वार ने थोड़ा डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस को स्लो किया, बट रोका नहीं। ठीक है, क्योंकि स्लो इसीलिए कि यूएस को ये कंसर्न था, अगर डीकोलोनाइजेशन होती है, न्यू स्टेट्स हैं उनके सेल्फ गवर्न, जैसे लीग ऑफ नेशन में मैंडेट सिस्टम बनाया था, यहाँ पे हमने ट्रस्टीशिप काउंसिल यूएन जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊं। तो क्योंकि न्यू स्टेट्स हैं उनके लिए सेल्फ गवर्नेंस पॉसिबल नहीं है। अगर वो उनको हम आजाद करेंगे तो जाहिर सी बात है वो एक सिस्टम लेना स्टार्ट करेंगी, कोई ना कोई अडॉप्ट करेंगी। तो इनिशियल स्टेज में उनको पता नहीं लगेगा, तो वो विक्टिम बन जाएंगे कम्युनिज्म का। उनको ये था कि सोवियत एम्बिशियस है इन यूरोप एंड इन अदर कंट्रीज, तो इसका ये एम्बिशन की वजह से क्या होगा, डोमिनो इफेक्ट बनेगा और वहां पे कम्युनिज्म आएगी, वो बन भी रहा था। और साथ साथ यूएन का रोल कि वो इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्रीज को प्रमोट कर रही थी। और नेशनलिज्म आप देखिए उस पीरियड में नेशनलिज्म बहुत बढ़ रही थी अगेंस्ट द कॉलोनाइजर्स स्पेशली। ठीक है, रिबेलियंस एनर्जाइज होने लगी कि हमें आजादी मिले। ठीक है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट जो कॉलोनाइजर्स का था, उनकी जो मेनलैंड कंट्रीज का था, वहां पे भी इतनी वेल्थ भी नहीं थी, पॉलिटिकल सपोर्ट भी नहीं थी, क्योंकि उनकी अपनी हालात वर्ल्ड वार की वजह से खराब हो चुके थे। ठीक है,
और कोल्ड वार की वजह से क्या हो गया, अगर दो पोल्स बन चुके थे तो यूएस वाले सोवियत को क्रिटिसाइज, सोवियत वाले यूएस को क्रिटिसाइज अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज, तो क्या होने लगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज है या जो गरीब मुल्क ममालिक हैं उनको फायदा होने लगा। इस सारी स्ट्रगल का, डीकोलोनाइजेशन की स्ट्रगल का फायदा ये हुआ कि कोरिया 1945 में आजाद हो गया, जैसे ही जापान को डिफीट मिली इन वार। आपने मैप में देखा ना, मैं आपको अगेन मैप दिखाऊं, यहाँ पे देखें, ये कोरिया, ये ताइवान, तो इसको बिल्कुल आजादी मिलने लगी, ठीक है। और यूएस फिलीपींस पे जो नीचे उसके फिलीपीन का कंट्रोल था, फिलीपीन पे कंट्रोल था यूएस का, उसने भी छोड़ दिया। ब्रिटेन 1947 पे इंडिया से निकल गई, यूनाइटेड इंडिया, उसमें पाकिस्तान आ गया, इंडिया आ गया, इस वक्त बांग्लादेश है वो भी इसमें ही था। फलस्तीन 1948 में, आपको पता होगा तो मैंडेट है सिस्टम में, ड्यूरिंग द लीग ऑफ नेशन ऑटोमन एम्पायर की जितनी भी वो कॉलोनीज थी वो ब्रिटिश एंड फ्रांस ने ली हुई थी और फलस्तीन उनके पास था। 1948 से वहां से निकली। इजिप्ट को 1956 में छोड़ दिया, आजाद कर दिया। अफ्रीका को 1950s एंड 60s और कुछ कंट्रीज को 1970-80s में, और हांगकांग से 1997 से ये निकल गए थे, ठीक है। और वियतनाम से फ्रेंच निकला, इसी तरह नॉर्थ अफ्रीकन कॉलोनीज से भी ये कंट्रीज निकलना शुरू हुए 1960s के अर्ली। तो इसी तरीके से ये कॉलोनीज आजाद होने लगी। पुर्तगाल ने अफ्रीका से निकला, थोड़ा लेट निकला 1970s में। मकाओ जिस पे पुर्तगीज का कंट्रोल था, मैंने आपको दिखाया हांगकांग वाली साइड, वो चाइना को वापस मिल गया। और फ्रेंच ने वियतनाम को 1954 में छोड़ दिया था, ठीक है, और अफ्रीकन कॉलोनी से वो भी निकल गया। और पुर्तगाल ने भी अफ्रीकन कॉलोनी से वो भी निकल गया। तो ये सारी चीजें 1970s तक कॉलोनीज तकरीबन खत्म हो चुकी थी। और डीकोलोनाइजेशन के दो ही मेथड्स थे। एक मेथड ये था कि रिवॉल्यूशन आ जाए, दूसरा ये था कि पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द कोलोनाइजर टू द कोलोनाइज्ड हो जाए, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन वाला अगर हम देखें तो इंडोनेशियन की जो इंडिपेंडेंस थी फ्रॉम द डच और द नेदरलैंड एम्पायर, वो थ्रू रिवॉल्यूशन थी, ठीक है। उन्होंने रिवॉल्यूशन लेके आए थे, इंडोनेशियन नेशनल रिवॉल्यूशन, उसकी वजह से इनको मिली। यहाँ जो अमेरिका ने, अमेरिकन रिवॉल्यूशन को अगर आप स्टडी करेंगे 1776 वाला, जब उन्होंने आज़ादी ली थी तो ब्रिटिश से, तो उन्होंने भी रिवॉल्यूशन लेके आए थे, वार की थी। और जो पीसफुल मेथड्स में देखें, पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार, ठीक है, ये पीसफुल रिवॉल्यूशन से मिले थे।